हेलो गाइस, तो क्या हाल है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, राजा भद्र ने नितिन के ऊपर बहुत से इल्जाम लगा दिए थे कि वह एक जहर मास्टर है। हालांकि नितिन तो डरा नितिन उसने तो कुछ भी नहीं माना। उसने ये तक कह दिया था कि आप एक कुत्ते हैं तो क्या मैं आपको एक कुत्ता बोल सकता हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे दोष नितिन ने उनके ऊपर लगाए थे। हालांकि वहाँ पर पवेलियन मास्टर रेहान भी बैठे हुए थे और उन्होंने ये सब कुछ समझाते हुए नितिन को कहा था कि उसे 3 महीने अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर बिताने होंगे, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से इस मानव जाति के बीच में एक जहर मास्टर घूम रहा था, वो भी खुले आम, जिसने उनके नए संस्थापक को उनके हॉल मास्टर तक पहुंचाया था। और वहीं पर ही नितिन ने उसे मना कर दिया था कि वो वहां पर नहीं जाएगा और वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। भले ही जो अंडरग्राउंड गैलरी थी उसके अंदर जाना नितिन के लिए इतनी बड़ी सजा भी नहीं थी। हालांकि इसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि जो अंडरग्राउंड गैलरी थी वो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट और दूसरी दुनिया के राक्षसों के बीच का एक युद्ध क्षेत्र था। यानी कि वह एक तरह का चरागाह था जहाँ पर लगातार हमेशा ही किलिंग ओरा फैला रहता था। समय समय पर वहाँ पर अलौकिक राक्षस भी आते रहते थे और स्वाभाविक रूप से इसके साथ में ये मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों में से एक थी। और इससे अलग अधिकांश जितने भी इसके अंदर गए थे वह यहाँ पर दोबारा नहीं लौटे थे। वहाँ पर जाने वाले केवल वह मास्टर टीचर्स ही नहीं थे जिन्होंने कोई अपराध किया हो। वहाँ पर वो भी थे जो अंतिम बार एक बार मानव जाति के लिए अपना अंतिम योगदान देना चाहते थे। और उसी के साथ में वह उन सभी अंडरग्राउंड गैलरीज के अंदर जाकर राक्षसों को वहीं पर ही रोका करते थे। उस समय स्कूल हेड विशिष्ट के साथ में भी वही हुआ था जब उन्होंने कबीर का साथ दिया था। इस बात को एक बार अलग रख दें कि मोहन एक जहर मास्टर नहीं था। हालांकि अगर वो होता भी तो उसके बाद में भी उसने किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाया था और न ही कोई इतना खतरनाक गंभीर अपराध किया हो जिसकी वजह से उसे इस तरह की सजा दे। और इसके साथ में तो किसी मास्टर टीचर को भी एक निर्दोष व्यक्ति को जान से मारने का अधिकार नहीं था। और क्योंकि मोहन एक जहर मास्टर नहीं था और उसने कोई गलती नहीं की थी, इसी वजह से नितिन जानता था कि उसको इस मामले से दूर रखना ही उसके लिए अच्छा था। वह किसी भी निर्दोष को ऐसे बिना फालतू ही मरने नहीं दे सकता था। वहीं दूसरी तरफ नितिन की ऐसी बातें सुनने के बाद में भद्र का पूरा गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उससे कहता है, ए बच्चे, तुम चाहे से होंगे मास्टर टीचर, लेकिन यहाँ पर अभी तुम्हारे सामने पवेलियन मास्टर रेहांस खड़े हुए हैं और तुम उनके उन सभी निर्णयों को एक हंसने वाली बात के अंदर ले रहे हो। आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? और ऊपर से वो तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत छूट भी दे रहे थे और वह तुम्हारे उन सभी मामलों को थोड़ा सा कम आंक कर तुम्हारे ऊपर उदारता ही दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी वैसी बातें सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और अपने ही दोनों हाथों को ऐसे उचकाने लगा जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वह कहता है, तुम ही रखो तुम्हारी इस उदारता को अपनी जेब में डालकर, जब भी कोई जरूरत हो ना तो बाहर निकाल कर उसका यूज कर लेना। इतना बोलने के बाद में नितिन को अब कोई और कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वह सीधे अब मोहन के पास में चला गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर नितिन अभी मोहन की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर जो खड़े हुए गार्ड थे उन्होंने देखा तो वो जल्दी से अब तेजी से नितिन को रोकने के लिए अपने हाथों को आगे भेजा। हालांकि जिससे पहले कि वह तलवारें नितिन को छू भी पाती, डोंग डोंग और दो ही वार के साथ में वह तलवारें पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। इसके बाद में नितिन केवल एक हल्का सा मूव करता है, ऐसा लग ही रहा था जैसे कि वह अपनी जगह से हिला भी हो। और उसी के साथ में जो दो गार्ड्स थे बूम एक दूर जाकर दीवार से टकराते हैं। वह एक खंबे से टकराए थे जिसके कारण उस खंबे के ऊपर भी दरारें चलने लगी थी। इसके अगले ही पल नितिन अब अचानक से मोहन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा था। मोहन, आज तुमने यहाँ पर बहुत ही कुछ झेला है। ये शब्द कहने के बाद में नितिन ने जल्दी से जो उसके ऊपर गोल्डन लॉक्स लगे हुए थे वह जल्दी से वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद में नितिन ने अपनी एक उंगली मोहन की छाती के ऊपर रखी और अचानक से उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगी। नितिन के अंदर का ओरा अब सीधे मोहन के शरीर के अंदर जा रहा था, क्योंकि नितिन एक सुप्रीम मास्टर टीचर था और उसका वह ओरा साफ एनर्जी थी। और जहाँ पर मोहन अभी कम लेवल के ऊपर ही था, इसी वजह से वह जो साफ एनर्जी थी वह उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही थी, जिसके साथ में पलक झपकते ही उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से करते हुए देखकर भद्र का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वह नितिन से कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम इतने ज्यादा दुस्साहसिक कैसे हो सकते हो? नितिन, तुम जानते नहीं हो, ये रोसा सिटी है, तुम्हारा होंगवान साम्राज्य नहीं, जो अपनी वरिष्ठता को दिखाते हुए तुम यहाँ पर ऐसे ही फालतू के काम करते फिरो। अभी तुम्हारे सामने यहाँ पर तुमसे वरिष्ठ मास्टर टीचर खड़े हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर तुम्हें इतनी बुरी तरह से इतना ज्यादा लेक्चर दिया था, उसके बाद में तुम्हारे ऊपर उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम ही यहाँ के राजा हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति एक मास्टर टीचर बनने की योग्य बिल्कुल भी नहीं है। चलो जल्दी से उसे एक तरफ रख दो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ही देखते हुए कि नितिन ने उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में राजा भद्र कहते हैं, तुम सभी यहाँ पर क्या देख रहे हो? जल्दी से सैनिकों उसके ऊपर वार करो। इतना कहते ही जल्दी से अब उस हॉल के अंदर बहुत सारे सैनिक अचानक से घुस आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी मोहन नितिन को घूर घूर कर देखे जा रहा था। उसकी आंखों के अंदर अभी अलग ही इमोशंस चल रहे थे। छोटे मालिक, मोहन अभी बहुत सी चीजें बोल देना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ही उसके छोटे मालिक ने इस रोसा साम्राज्य के पुराने सम्राट यानी राजा से पंगा ले लिया था। और इसी के साथ में नितिन की उन सभी हरकतों ने मोहन के दिल को अंदर से पूरी तरह से भेद दिया था। और इसके साथ में एक पवेलियन मास्टर से पंगा लेना उसके भविष्य को बहुत ही बड़ी दुविधा के अंदर जान सकता है। और फिर भी उसके लिए उसके छोटे मालिक ने इस तरह से उनके खिलाफ बिना हिचकिचाए सामने खड़े हो गए। जहाँ पर मोहन अभी नितिन को देखे जा रहा था, अचानक सिमर और हासना भी नितिन के पास में आ जाते हैं और वह अब एक गोला बना चुके थे। और अब हासना और सिमर दोनों के दोनों अपने पास में जो गार्ड्स खड़े हुए थे उनका मुआवना करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन ने तो उन सभी गार्ड्स के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह तो सीधा राजा भद्र की तरफ मुड़ा और नितिन एक खतरनाक और भारी आवाज के साथ में उस भद्र से कहता है, राजा भद्र, क्या तुम मुझे यहाँ पर वास्तव में पकड़ना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी जीने से थक गए हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी मौत को खुद ही इनविटेशन दे रहे हो। शायद आप अभी तक ये सोच रहे थे कि मैंने आपको मारने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में राजा भद्र फूट फूट कर हंसने लगता है। क्या क्या तुम मेरे को मारना चाहते हो? ऐसा लगता है कि ओंगियान मास्टर टीचर एकेडमी का एक प्रिंसिपल होने के बाद में वह तुम्हारे सर के ऊपर इस तरह से हावी हो गया है कि तुम एक औकात भूल चुके हो। तुम एक 6 स्टार मास्टर टीचर हो और फिर भी तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। उसके बाद में वह नितिन से आगे कहता है, ठीक है, आज मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। तुमने यहाँ पर पवेलियन मास्टर रेयांस के उन सभी शब्दों का अनादर किया है। यही शब्द बोलते हुए अब वह राजा भद्र सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आता है, जहाँ पर वह अभी बैठा हुआ था। उसके अंदर से खतरनाक किलिंग ऑरा बाहर निकल रहा था। वह नितिन से आगे कहता है, और इन सभी चीजों को देखने के बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर आरोपी साबित करता हूँ और आज मैं यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन की हेल्प करूंगा तो जैसी काली भेड़ों को ठीक करने में। यही कहते हुए अब राजा भद्र का जो ओरा था वह तेज से तेज होता जाता है, यानी कि खतरनाक ओरा उस पूरे हॉल के अंदर गूंजने लगता है। उस हॉल का पूरा नजारा अब लाल रंग के रंग से ढकने लगता है और पूरा जो छत था वो पूरी तरह से डार्क ओरा से भर जाता है। और अब उसकी पावर को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वह संत लेवल स्टेज 4 का एक लड़ाकू था। इसी के साथ में अब राजा भद्र का जो साधना का शक्ति थी वह अब फॉर्मेशन मास्टर जाफर तक और गिल्ड लीडर तक पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ राजा भद्र को इस तरह से नितिन की तरफ बढ़ते हुए देखकर पवेलियन मास्टर रेयांस कहते हैं, राजा भद्र, तुम्हें याद रखना है कि वह अभी भी एक मास्टर टीचर है, इसलिए तुम यहाँ पर उसे गलती से मार मत देना, क्योंकि इसको मास्टर टीचर मंडप भी लेके जाना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम उसे कितना सबक सिखा दो, बस उसे पकड़ कर रखना, बस उसको जान से मत मारना। रेयांस की बात सुनने के बाद में भद्र ने भी कह दिया, आप इसकी चिंता ना करें, मैं केवल इसको यहाँ पर सुधारूंगा, क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा हवा के अंदर उड़ चुका है। बस मैं इसके एक बार पर काट दूं, उसके बाद में मैं आपको इसको सौंप दूंगा। इतना कहने के बाद में जल्दी से भद्र ने अपना एक हाथ
ऊपर उठा दिया। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से आसमान के अंदर लाल और नीले रंग के मिक्स को फुल डार्क करते हुए एक बादल क्रिएट होने लगा। वह एक भंवर का शेप ले रहा था। अचानक से राजा भद्र की हथेली के अंदर से एक एनर्जी निकलकर आसमान के अंदर जाने लगती है। इस समय शायद उसकी कोई सीक्रेट टेक्निक होगी, जिसकी वजह से जो उसकी गुप्त कला थी, जिसकी वजह से उसकी जो जिंदगी थी, वह वास्तव में पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। क्योंकि अभी आसमान ऐसे रंग चुका था जैसे कि वहाँ पर कोई खून की नदियाँ बह रही हो। वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक आवाज आती है, ये तो कोर्नेजो स्कारलेट रोब है। वह बोलने वाली कोई और नहीं थी, वह सिमर थी। और उसको देखने के बाद में उसके शरीर के ऊपर ठंडा पसीना तैर जाता है। वह उन सभी को समझाती है, ये यहाँ का एक शक्तिशाली पाम अटैक है। ये रोजा साम्राज्य के अंदर हत्या के इरादे का यूज करते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। और जो लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसको हमेशा ही एक ताजा खून चाहिए होता है। और एक बार अगर कोई इस टेक्निक को सीखना यूज कर देता है तो उसके बाद में वह इससे बिल्कुल भी नहीं हट पाता था। उसके बाद में वह इसका आदी बन जाता था। यानी कि जब भी वह किसी खून को देखता था तो उसके अंदर की मन की लालसा पूरी तरह से बढ़ जाती थी। और इसी के साथ में वास्तव में ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी। हालांकि जो टेक्निक थी ये मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर पूरी तरह से बैन थी। हालांकि कौन सोच सकता था कि रोजा साम्राज्य का एक राजा वास्तव में इस तरह की भ्रष्ट टेक्निक को यूज करेगा। इतना कहने के बाद में जल्दी से सिमर ने नितिन को समझाया, टीचर आपको अपना ध्यान रखना होगा, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। वही जहाँ पर सिमर इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से घबराई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ नितिन अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ था। उसको तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर कोई एक खतरनाक वार होने वाला हो।